तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म धुरंधर 2 की और उस पर की गई एक बहुत ही गहरी समीक्षा की। हम उन तर्कों को देखेंगे जो कहते हैं कि ये फिल्म मनोरंजन से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। तो इस आलोचना का सबसे बड़ा आरोप क्या है? यही कि यह फिल्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक विज्ञापन है। और हाँ, इसमें एक डिस्क्लेमर भी है जिससे ये आलोचना एक तरह का लीगल चीट कोड कहती है। तो सबसे पहले ये समीक्षा उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को देखती है जिनका इस्तेमाल, ऐसा कहा जा रहा है, दर्शकों का मूड सेट करने के लिए किया गया है। इसमें एक बहुत खास टेक्निक की बात की गई है जिसे कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। मतलब पहले एक बहुत मजबूत इमोशन जगाया जाता है और फिर उसी इमोशन के ऊपर एक कहानी गढ़ दी जाती है ताकि जो भी मैसेज दिया जा रहा है उसे आसानी से मान लिया जाए। आलोचना ये कहती है कि फिल्म के शुरू में ही एक ऐसा सीन है जो सांप्रदायिक तौर पर बहुत चार्ज्ड है और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दर्शक आगे आने वाले प्रोपेगेंडा के लिए, आप कह सकते हैं, तैयार हो जाएं। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत मजेदार है। ये एक और चाल के बारे में बताता है कि कैसे विलन से हीरो की तारीफ करवाई जाती है। आलोचना का मानना है कि ये दर्शकों को हीरो की काबिलियत पर यकीन दिलाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इसका एक सीधा साधा उदाहरण फिल्म के विलन के इस डायलॉग में मिलता है जो हीरो को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाता है। तो चलिए अब इस समीक्षा की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक एक करके फिल्म के बड़े बड़े दावों को सामने रखती है और फिर उनके खिलाफ सबूत पेश करती है। देखिए, फिल्म में ये दिखाया गया है कि अमेरिका जैसी विदेशी ताकतें 2014 के चुनाव में दखल देना चाहती थीं, लेकिन इसके जवाब में जो सोर्स है वो पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद घटनाओं का जिक्र करता है जो कहानी को बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं। और ये वाला पॉइंट तो और भी दिलचस्प है। फिल्म का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मोदी के खिलाफ थी, लेकिन सोर्स के मुताबिक आईएसआई के ही एक पूर्व चीफ ने पब्लिक में कहा था कि असल में वो मोदी को पसंद करते थे। और ये जो दूसरा दावा है कि आईएसआई भारत के एनजीओज और मीडिया को पैसा देती है, ये ठीक वैसी ही बात है जिसका इस्तेमाल करके 20,000 से ज्यादा एनजीओज के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे, जिनमें मानवाधिकार और पर्यावरण के लिए काम करने वाले ग्रुप्स भी शामिल थे। इसके बाद नंबर आता है हाल के इतिहास के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक का, नोटबंदी। तो फिल्म इसे देश की सुरक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाती है, लेकिन जो आलोचना है वो इसे सीधे सीधे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा के सामने रख देती है। तो पॉइंट ये है कि जहां हजारों करोड़ की बात हो रही थी, उस साल आरबीआई को जो नकली करेंसी मिली वो थी सिर्फ 43 करोड़। सिर्फ फैक्ट्स की ही बात नहीं है, ये समीक्षा फिल्म की कहानी में एक बहुत बड़ी टाइमलाइन की गड़बड़ी भी पकड़ती है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये एक ऐसी चीज दिखाती है जो हो ही नहीं सकती। यहाँ दिखाया गया है कि एक किरदार जो 2011 में मर चुके एक असली इंसान पर आधारित है, वो 2023 में हुई एक घटना को टीवी पर लाइव देख रहा है। ये तो साफ तौर पर नामुमकिन है। और यहीं से हम इस समीक्षा के आखिरी और शायद सबसे गंभीर आरोप पर आते हैं। आरोप ये है कि फिल्म उन घटनाओं को बदलने की कोशिश कर रही है जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं, अपनी जिंदगी में महसूस की हैं, और इसी टेक्निक को गैसलाइटिंग कहते हैं। मतलब फिल्म पर यह आरोप है कि वो लोगों से कह रही है कि जो उन्होंने हाल ही में देखा या महसूस किया वो सब झूठ था। जैसे लोगों को याद है एटीएम के बाहर की लंबी लाइनें और आर्थिक परेशानियां, लेकिन फिल्म कहती है कि नोटबंदी तो एक मास्टर स्ट्रोक थी। लोगों ने एक कस्टोडियल किलिंग देखी जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, पर फिल्म उसे एक कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन बताती है। तो ये कहा जा रहा है कि फिल्म अपनी कहानी से लोगों की यादों को बदलने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में ये पूरी समीक्षा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई फिल्म इतने बड़े पैमाने पर लोगों की यादों को ही बदलने की कोशिश करने लगे, तो क्या वो सिर्फ मनोरंजन रह जाती है या कुछ और बन जाती है।